हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे थे और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने नंबर के विभिन्न प्रकार को भी देखा था। उसमें से कुछ प्रकारों का हम लोगों ने विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की थी, जिसमें कुछ प्रकार जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या क्या होता है और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम लोगों ने देखा था। दोस्तों, आज हम लोग विषम संख्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विषम संख्या जो होता है वह सम संख्या का ही अपोजिट होता है, अर्थात उल्टा होता है। जिस प्रकार हम लोग कहा करते थे कि सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या होती है जिसमें दो से पूर्णतः भाग लग जाता है, अथवा हमने दूसरा परिभाषा भी बताया था कि जिसमें यदि आप दो से पूरा पूरा भाग देते हो तो भागफल एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो वो सम संख्या कहलाती है। किंतु विषम संख्या ठीक उसका उल्टा होता है। हम कह सकते हैं कि विषम संख्या भी एक प्राकृत संख्या का ही पार्ट होता है, किंतु इसमें यदि आप दो से पूरा पूरा भाग देते हो तो वह पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। इसके अलावा हम लोग दूसरा परिभाषा भी हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें यदि आप दो से भाग देते भी हो तो भाग तो भले ही लग जाए, लेकिन भाग लगने के बाद भी एक शर्त है कि आपको भागफल एक प्राकृत संख्या प्राप्त होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग परिभाषा के रूप में आप देख भी सकते हो। तो दोस्तों, हमारा पहला परिभाषा है विषम संख्या का कि विषम संख्या एक वैसी प्राकृत संख्या होती है जो दो से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित नहीं होती है। तो ये हो गया पहला परिभाषा। इसके अलावा हम लोगों का दूसरा परिभाषा है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसमें दो से यदि आप भाग देते हो तो भागफल एक प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। बात रही है प्राकृत संख्या की, तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या की शुरुआत एक से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉटेड डॉटेड इसी प्रकार का ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या है। अब हम लोग इसमें से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सी संख्याएं विषम है। तो दोस्तों, पहला शर्त है कि आपको दो से भाग देना है। तो आप सब में बारी बारी से दो से भाग देने का प्रयास करें। एक में मैंने भाग दिया है दोस्तों, पुनः मैंने दो में हमने दो से भाग दिया है दोस्तों। उसी तरह 3 में पुनः आप 2 से 4 में भाग दोगे दोस्तों। तो इतने एग्जाम्पल से ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है दोस्तों। हमने 1 में 2 से भाग दिया, तो 2 से तो भाग दिया, एक पूरी तरह से विभक्त भी हो गया दोस्तों, लेकिन आपको भागफल 0.5 प्राप्त हुआ, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो दोस्तों, पुनः आपने 2 में आप 2 से भाग दिया तो आपको भागफल 1 प्राप्त हुआ, जो कि एक प्राकृत संख्या है। पुनः आपने 3 में आप 2 से भाग दिए तो भागफल 1.5 प्राप्त हुआ, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। और दोस्तों, हमें तो परिभाषा में वही बताया गया है कि आपको भागफल जो होना चाहिए वो प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए, तो वैसी संख्या आप विषम संख्या के अंतर्गत रखते हो। तो हम लोग देख रहे हैं ये सारी संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पर 0.5 प्राप्त हुआ, एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए आपको विषम संख्या का पहला उदाहरण आपको 1 देखने को मिलेगा। दूसरा 2, आपने 2 में भाग दिया, भागफल आपको 1 मिला। तो 1 चूंकि प्राकृत संख्या है दोस्तों, और हमने बताया कि यदि भागफल प्राकृत संख्या प्राप्त हो तो आप उसको सम संख्या के अंदर रखोगे, लेकिन हम विषम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 आपका विषम संख्या का उदाहरण नहीं है दोस्तों। पुनः आप 3 पर जाओ, तो 3 में आपने 2 से भाग दिया तो आपको 1.5 मिला, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम 3 को भी हम विषम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। पुनः 4 एक सम संख्या है दोस्तों, क्योंकि आपने 2 से भाग दिया, आपको भागफल 2 मिला, तो इसलिए 4 एक सम संख्या है दोस्तों, विषम संख्या का उदाहरण नहीं है। लेकिन 5 ठीक उसी तरह आप 2 से भाग दोगे तो आपको भागफल जो होगा एक प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो वो आपको विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक उसी तरह 6 भी नहीं है, 7 है दोस्तों, 8 नहीं है, क्योंकि 8 एक सम संख्या का उदाहरण है। पुनः 9, 11, 13 ये सारी संख्याएं आपको विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। अब दोस्तों, हम लोगों ने इस उदाहरण में जाना है कि पहली विषम संख्या जो है वह 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और आप विषम संख्या को दोस्तों आप
कैपिटल लेटर ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हो, क्योंकि विषम का अंग्रेजी आप ऑड लिखते हो और ऑड का पहला लेटर जो है ओ है, तो आप कैपिटल लेटर ओ के द्वारा आप विषम संख्या को प्रदर्शित करते हो। ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जाना कि विषम संख्या किसे कहते हैं, इसके अलावा विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, और इसके अलावा हम लोगों ने यह भी जाना कि विषम संख्या को आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर ओ के द्वारा क्या करते हो दोस्तों, प्रदर्शित करते हो। अब हम लोग इसके बाद आगे की बातों को हम लोग जानेंगे। दोस्तों अब हम लोग विषम संख्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे हम लोगों का पहला बिंदु है कि विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप 2n+1 या फिर ±1 के द्वारा भी आप लोग व्यक्त करते हो, होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n+−1 होता है, जहाँ n बराबर आपको प्राकृत संख्या, n जो है वह आपको प्राकृत संख्या यानी कि 1, 2, 3 इसी प्रकार आपको संख्या को प्रदर्शित करता है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों व्यापक रूप का क्या मतलब होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है आप किसी भी संख्या का विस्तार आप कितनी हद तक कर सकते हैं। और दोस्तों ये हम विषम संख्या का जानना चाह रहे हैं, तो इसके अंतर्गत इसका यह मतलब हुआ कि आप मान लेते हैं यदि आपसे कोई कह दे कि आपको अंतिम 10वां विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 10 जो है यह एक प्राकृत संख्या का उदाहरण है। तो आप मान लेते हैं कि यदि कोई आपसे कहे कि अंतिम 10वां विषम संख्या कौन सा है दोस्तों लगातार में से, तो n बराबर आप यदि 10 रखते हो तो आपको n की जगह आपको इस फॉर्मूला में रखना होगा दोस्तों 2n+−1। यदि हम प्लस की बात करते हैं दोस्तों तो 2n+1 वाला में जाते हैं तो 2n की जगह आपको 10 रखना होगा दोस्तों +1, तो 10 दूना 20 और 20 जोड़े यानी कि 21 जो है दोस्तों आपको प्रारंभ से 10वां विषम संख्या को सूचित करता है दोस्तों। इसी प्रकार आप n का मान रखते जाओगे। यदि आपको पुनः इसी प्रकार प्रश्न दिया जाए कि आपको बताना है कि 100वां विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, तो आप n का मान आपको 100 रखना होगा। तो इस प्रकार आप लोग 100वां विषम संख्या की प्राप्ति आप लोग आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ये हुआ विषम संख्या के व्यापक रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको हम लोगों ने जाना। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। दूसरी बातें हैं दोस्तों, विषम संख्या का योग कहने का मतलब दोस्तों जोड़। विषम संख्या से पहले हम 2 लगा देते हैं। 2 विषम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है। 2 विषम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है। 2 विषम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्या दोस्तों मान लेते हैं यदि आपको a बराबर 1 एक विषम संख्या है दोस्तों, b बराबर आप कोई अगला विषम संख्या ले सकते हो या इसी को ले सकते हो। मान लेते हैं हम b बराबर 3 लें, तो दोस्तों ये दोनों संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। और आप इन दोनों विषम संख्याओं का यदि आप योग करते हो दोस्तों 1 + 3 तो आपको 4 रिजल्ट आया। और ये 4 क्या है दोस्तों, यह एक सम संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 विषम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है। किंतु यदि आप पुनः कहोगे कि 2 यानी कि आप कहोगे यदि 3 विषम संख्या का योग, तो दोस्तों 3 विषम संख्या का योग जो है वह एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। यदि आप 2 के स्थान पर यदि आप 3 विषम संख्या को लेकर देखो दोस्तों
मान लें कि ए के बराबर, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 3, सी के स्थान पर 5। ये 3 विषम संख्या है दोस्तों। आप यदि अभी तीनों विषम संख्याओं को आप जोड़ोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह एक विषम संख्या ही होगी दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 1 + 3 + 5, तो 3 1 4 4 5 9। तो इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों 9 क्या है, 9 एक विषम संख्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि 2 विषम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होती है, किंतु आप यदि 3 विषम संख्याओं का योग करते हो तो आपको एक विषम संख्या की ही प्राप्ति होती है। इसके आधार पर और भी कह सकते हो, यदि पुनः आप 2 के स्थान पर यदि 4 रखते हो तो 4 विषम संख्याओं का योग पुनः आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी, किंतु आप यदि पुनः यदि 5 विषम संख्याओं का योग करोगे दोस्तों तो आपको एक विषम संख्या की ही प्राप्ति होगी। अर्थात सम संख्या में स्थित संख्याओं के का योग आपको एक विषम संख्या सम संख्या ही प्राप्त होगी दोस्तों, किंतु विषम संख्या में स्थित यदि संख्याएं हो और वो सारी संख्याएं यदि विषम हो और यदि आप उन सबों को यदि आप जोड़ोगे दोस्तों तो आपको प्राप्त संख्याओं का जो योग होगा वो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों। अब दोस्तों अंतर से संबंधित कि दो विषम संख्या का अंतर, 2 विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। 2 विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या प्राप्त होता है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग, मान लेते हैं कि ए और बी 2 विषम संख्या है, जिसमें ए का मान मान लेते हैं आपको 3 है और बी का मान आपको 1 है। ये दोनों एक विषम संख्या है दोस्तों। आप यदि इन दोनों का अंतर करते हो दोस्तों, a माइनस बी यानी कि 3 - 1 = 2, तो आपने देखा दोस्तों कि आपको एक सम संख्या की प्राप्ति हुई है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 2 विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या प्राप्त होता है। अब दोस्तों अब गुणन से संबंधित तीसरा नियम है कि 2 विषम संख्या का गुणन, गुणन मतलब दोस्तों गुणा यदि आप करते हो, 2 विषम संख्याओं का गुणन करते हो तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। 2 विषम संख्या का यदि आप गुणन करते हो तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और बी 2 संख्याएं होगी, जिसमें ए का मान मान लेते हैं आप 1 रखते हो, बी का मान यदि 3 रखते हो। दोनों दोस्तों विषम संख्या ही है। अब इन दोनों का यदि आप गुणा करते हो, ए गुने बी अर्थात 1 गुने 3 तो 3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 जो प्राप्त हुआ यह एक विषम संख्या प्राप्त हुई है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 विषम संख्या का गुणन एक विषम संख्या होती है। आप इसके आधार पर और भी अन्य उदाहरण भी ले सकते हो। यदि पुनः यदि गुणन से ही संबंधित रहेगा दोस्तों कि आप एक सम एवं एक विषम, एक सम एवं एक विषम संख्याओं का गुणन, विषम संख्या का गुणन एक सम संख्या प्राप्त होता है दोस्तों, एक सम संख्या प्राप्त होता है। यदि आप अब एक यदि सम लेते हो और दूसरा यदि विषम लेते हो, यदि आप इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा करते हो दोस्तों, जैसे a बराबर मान लेते हैं कि 2 ले लिए, 2 एक सम संख्या है, b बराबर 3 ले लिए और 3 एक क्या है विषम संख्या है। तो आप इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा करोगे दोस्तों, a गुने b अर्थात a का मान 2, b का मान 3, तो 3 दूनी 6। तो दोस्तों 6 प्राप्त हुआ और यह 6 क्या है दोस्तों, यह एक सम संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सम और एक विषम संख्या का गुणन एक सम संख्या प्राप्त होता है। दोस्तों हम लोगों ने विषम संख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थे
उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। अब हम लोग विषम संख्या के आगे की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारा अगला संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसका दूसरा नाम दोस्तों या रूढ़ संख्या भी होता है, रूढ़ संख्या, जिसको आप लोग दोस्तों अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हो, PRIME, प्राइम नंबर। दोस्तों इसको जानने से पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दोस्तों आप किसी भी संख्याओं का यदि आप गुणनखंड निकालना चाहते हो ना, तो आपको 3 प्रकार के गुणनखंडों की संख्या आपको प्राप्त होगी। पहला कि आपको गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 होगी, या फिर आपको गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी, या फिर आपको गुणनखंडों की संख्या 2 से कम होगी। तो इस प्रकार आपको गुणनखंडों की प्राप्ति होगी। यदि आपको गुणनखंडों की संख्या केवल 2 प्राप्त हो, केवल 2, केवल 2 गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या यदि केवल 2 हो दोस्तों। दूसरी बात 2 से अधिक, 2 से अधिक। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है 2 से कम, 2 से कम। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड आपको 3 स्थिति में मिलेगा। एक केवल और केवल 2, दूसरा 2 से अधिक और तीसरा 2 से कम। तो इन यदि गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार प्राप्त हो तो तीनों को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं दोस्तों। पहला, यदि केवल 2 प्राप्त हो गुणनखंडों की संख्या तो उसको आप लोग अभाज्य संख्या कहोगे, अर्थात वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो तो उसको आप लोग अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखोगे दोस्तों। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या फिर जिसे आप लोग रूढ़ संख्या भी कहते हो। दूसरा, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, पहले इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। अब दूसरी स्थिति में यदि 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो हम इसके बाद वाली जो संख्याओं का हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, भाज्य या यौगिक संख्या, उसे कहते हैं दोस्तों। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त हो इसे हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या। दोस्तों यदि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड आपको ना तो 2 मिले या ना ही 2 से अधिक मिले, अर्थात 2 से कम मिले, तो दोस्तों आप उसे क्या कहोगे? तो उसे आप ना तो भाज्य की श्रेणी में रखोगे और ना ही अभाज्य की श्रेणी में। तो हम कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड आपको 2 से कम मिले तो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जिसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है दोस्तों। एक का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है दोस्तों। दोस्तों हम लोग इतनी देर से गुणनखंड 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 कह रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों गुणनखंड किसे कहते हैं? तो दोस्तों गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का यदि आपको गुणनखंड प्राप्त हो वह संख्या जो है वह उस संख्या से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि देख लीजिए, मान लेते यदि हम आपको कहे कि 4 का गुणनखंड लिखो दोस्तों, तो 4 का गुणनखंड बताओ। इसका कहने का यह मतलब हुआ गुणनखंड का कि बताओ दोस्तों 4 में आप किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हो, और जिन संख्याओं से यदि आप भाग देते हो आपको 4 जो होनी चाहिए वह उन संख्या से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए दोस्तों। तो उसमें हम लोगों का पहला नंबर आता है 1। पहला 1 से यदि आप 4 में भाग दोगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी दोस्तों। 2 से यदि आप 4 में भाग दोगे दोस्तों तो आपको यह 4 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन 2 के बाद यदि आप 3 कहते हो, क्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी दोस्तों? नहीं। तो 3 जो है वह 4 का गुणनखंड नहीं है। किंतु यदि हम 4 लेते हैं तब दोस्तों, हाँ, तो 4 जो है इस 4 का गुणनखंड है, क्योंकि 4 से इस 4 में भाग आसानी से दिया जा सकता है और वह पूर्णतः विभक्त भी होगी। तो यह वही हुआ दोस्तों कि गुणनखंड का मतलब ही हुआ दोस्तों कि यदि किसी संख्या का यदि हम गुणनखंड प्राप्त हो
तो उस संख्या में उसके सभी संख्याओं से या उसके सभी गुणनखंडों से पहले की संख्याओं में पूर्णतः भाग लगना चाहिए दोस्तों। यही हुआ गुणनखंड का मतलब। अब हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके देखते हैं हम लोग दोस्तों हम लोग तो पहला परिभाषा बना सकते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो तो वह अभाज्य या रूट संख्या कहलाती है। तो लिख सकते हैं दोस्तों वैसी प्राकृत संख्या, क्योंकि ये भी तो संख्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या के ही अंतर्गत आएगी इसमें। वैसी प्राकृत संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका दोस्तों एक और परिभाषा है जो कि बहुत ही प्रचलित है, या वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं, तो स्वयं कहने का मतलब हुआ दोस्तों खुद, स्वयं अर्थात खुद, खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे कौमा दोस्तों अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना पहला जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड अभाज्य संख्या कहलाती है, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने जाना। अब दूसरा जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे, वो हो गया आपका दोस्तों अभाज्य संख्या। लेकिन इस दोनों परिभाषा में हमने प्राकृत संख्या शब्द को शामिल किया है दोस्तों। तो प्राकृत संख्या के आधार पर हम लोग उदाहरण निकालते हैं दोस्तों। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी संख्या है दोस्तों प्राकृत संख्या का उदाहरण है। अब इसी में से हम चुनने का प्रयास करेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों पहला संख्या आपको 1, यदि आप पहले परिभाषा के आधार पर जाओ तो जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, तो गुणनखंड करने का मतलब वही है दोस्तों कि इसमें किन किन संख्याओं से आप भाग दे सकते हो, तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप 1 की बात करो तो 1 में आप केवल 1 से ही भाग दोगे ना 200, तो यह एक पूर्णतः विभक्त होगी, इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या नहीं है। अर्थात इसमें गुणनखंड की जो संख्या है, गुणनखंड की संख्या आपको दोस्तों 1 है, गुणनखंड की संख्या 1 है। पुनः यदि आप 2 की बात करो दोस्तों, इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 है दोस्तों। 1 तो पहला तो आपको इस 2 में आपको 1 से भी भाग लग जाएगा और दूसरा 2 से भी लग जाएगा, अर्थात इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों 2। यदि आप 3 की बात करो दोस्तों तो इसमें गुणनखंडों की संख्या भी 2 है दोस्तों, क्योंकि इस 3 में 1 और 3 से ही केवल भाग लगेगा और किसी संख्या से नहीं। ठीक उसी तरह यदि आप 4 की बात करो दोस्तों तो 4 में आप 1 से भी भाग लगा सकते हो, 2 से भी भाग लगा सकते हो, 3 से तो नहीं लगेगा लेकिन 4 से लगा सकते हो। तो इसमें गुणनखंडों की जो संख्या है दोस्तों, गुणनखंड की संख्या दोस्तों इसमें 3 है। ठीक उसी तरह यदि 5 की बात करते हो दोस्तों तो 5 में केवल 1 और 5 से ही भाग लगेगा, 1 और 5, तो इसमें जो गुणनखंडों की संख्या है दोस्तों 2 है। तो हम पहले परिभाषा के आधार पर जानने का कोशिश करते हैं कि वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों 1 का जो हम लोगों ने गुणनखंड निकाला, तो इसमें 1 का जो गुणनखंड है केवल 1 है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या 1 है। तो जब गुणनखंडों की संख्या 1 होगी तो वह तो अभाज्य संख्या नहीं होगी दोस्तों, इसलिए आपको यह 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। पुनः आप 2 पर चलो, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल 2 है, 1 और 2 केवल और केवल 2 है, और हमने जाना कि वैसी ही संख्या तो अभाज्य संख्या कहलाती है, इसलिए 2 जो है यह एक अभाज्य संख्या का उदाहरण है।
उसी तरह आप 3 पर जाओ दोस्तों, तो 3 में 1 और 3 अर्थात 3 की गुणनखंडों की संख्या 2 है, और जिसकी संख्या आपको 2 मिले गुणनखंडों की, वही संख्या तो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए ये 3 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या है। यदि आप 4 पर चलो दोस्तों, तो 4 के जो गुणनखंडों की संख्या वो 3 है, क्योंकि इसमें 1, 2 और 4 इन 3 संख्याओं से भाग लगती है। तो दोस्तों हमने बताया कि जिसके गुणनखंड संख्या 2 होगी वही तो अभाज्य होगी, लेकिन यहाँ 3 है, इसलिए 4 भी दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। पुनः यदि 5 की बात करें तो 5 भी क्या है दोस्तों, यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 है। इसलिए आप लोग यदि एग्जाम्पल देना चाहो तो दोस्तों अभाज्य संख्या का इस पहले परिभाषा के आधार पर तो आप एग्जाम्पल देना चाहो तो आप पहला अभाज्य संख्या आपको 2 मिला, दूसरा दोस्तों आपको 3 मिला, तीसरा दोस्तों आपको 5 मिला। इसी तरह दोस्तों आगे आप लोग करते जाओगे ना तो पुनः 7 भी मिलेगा दोस्तों आपको। पुनः यदि आगे करते जाओगे तो 8 नहीं है दोस्तों, पुनः 9 नहीं है, 10 भी नहीं है दोस्तों, 11 है, क्योंकि 11 में आप केवल और केवल 1 और 11 से ही भाग दे सकते हो, यानी कि 11 के गुणनखंडों की संख्या आपको 2 है, इसलिए 11 भी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या का उदाहरण है। इसी प्रकार और भी संख्याएं आ सकती है। अब दोस्तों हम लोग यदि इस दूसरे परिभाषा के आधार पर यदि हम लोग जानने का प्रयास करें तो देखो दोस्तों इसी का दूसरा रूप है। तो हम कह सकते हैं दूसरा परिभाषा यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहता है वैसी संख्या जिसमें केवल और केवल एक और खुद से भाग लगे, एक और केवल खुद से भाग लगे, बल्कि किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे इसके अलावे। तो देखो दोस्तों हमने इसमें पहला उदाहरण 2 लिया है, तो 2 में दोस्तों आपको 1 से तो भाग लगा ही लगा, और खुद से यानी कि 2 से भाग लगा, और किसी से लगा नहीं लगा। पुनः यदि आप 3 की बात करो तो 3 में भी दोस्तों 1 से भाग लगा, और खुद यानी कि 3 से भाग लगा, और किसी से भाग लगा दोस्तों नहीं, किसी से भी नहीं लगा। लेकिन यदि आप 4 की बात करोगे तो दोस्तों आपको 1 से तो भाग लगा ही, 4 यानी खुद से भी भाग लगा, लेकिन इसके अलावे एक अन्य संख्या आ गई जो कि है 2, और 2 से भी 4 में भाग लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल और केवल एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे दोस्तों, वैसी संख्या अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसमें हम लोगों ने अभाज्य संख्या के परिभाषा के बारे में जाना, उसके हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत पहला बिंदु है कि सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों हम लोगों ने अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें पहला था 2, दूसरा था 3, तीसरा 5, चौथा 7, इसी प्रकार बढ़ते गया। इसलिए हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या दोस्तों 2 जो है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, और दोस्तों यह इकलौती एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो छोटी होने के साथ साथ यह एक सम भी है दोस्तों। इसके अलावा अब हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। 15 अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 1 से 50 तक की यदि बात करें तो 2 एक अभाज्य संख्या है, दूसरा 3, 5, 7, 9 नहीं है दोस्तों, 10, 11 है, 11 के बाद 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 है दोस्तों, 17 के बाद 18 नहीं, 19, 19 के बाद 20 नहीं दोस्तों, 21, 22, 23 है दोस्तों, फिर इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 है दोस्तों, 29 के बाद 31, 31 के बाद 32 नहीं, 33 नहीं, 34, 35, 36, 37 है दोस्तों, 37 के बाद 38 नहीं, 39, 40, 41 है दोस्तों, 42, 43 है दोस्तों, अब 43 के बाद 47 है दोस्तों, 43, 44, 45, 46, 47 है दोस्तों। यही वो 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्या है दोस्तों, क्योंकि 47 के बाद 48, 49, 49 तो दोस्तों विभाज्य है, 1 से भी, 49 से भी, 7 से भी, वो तो वही नहीं। तो आप गिन कर देख सकते हो दोस्तों 1 से 50 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 और 15, ये कुल 15 अभाज्य संख्याएं हो गई। यदि आपको कहा जाए कि अब 1 से लेकर 100 तक में दोस्तों, तो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों। 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक में 15, और पुनः यदि 50 से यदि 100 के बीच में देखोगे दोस्तों तो आपको 10 अभाज्य संख्याएं मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम लोग दोस्तों इसके ठीक अगला और अंतिम पॉइंट देखेंगे जो कि अभाज्य संख्या से संबंधित होगी दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अभाज्य संख्या का व्यापक रूप 6 के ±1 होता है दोस्तों। 6 के ±1 होता है दोस्तों, जहाँ के स्थान पर आप 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह की संख्याएं आप लिख सकते हो दोस्तों। यदि के का मान आप यदि 1 रखते हो दोस्तों, के का मान यदि दोस्तों आप 1 रखते हो, तो देखो दोस्तों 6 के +1 की यदि आप बात करो पहले, तो 6 के की जगह आप यदि 1 रखते हो +1, तो 6 का 6 + 1 7 हुआ दोस्तों। और यह 7 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या। ठीक उसी तरह आप के जगह 2 रखो दोस्तों, तो 6 दूनी 12 + 1 13, तो 13 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। ठीक उसी तरह आप अन्य संख्याएं भी रखते चले जाओगे। ठीक उसी तरह यदि आप माइनस में बात करो, 6 के प्लस के स्थान पर -1, आप पुनः यदि के बराबर यदि 1 ही रखते हो दोस्तों, तो आप 6 × 1 - 1, 6 का 6 - 1 कितना हुआ दोस्तों, 5 हुआ। और यह 5 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या हुआ। ठीक उसी तरह यदि आप के स्थान पर माइनस वाले में यदि 2 रखते हो, तो 6 दूनी 12 और 12 में से 1 घटाते हो दोस्तों, तो आपको 11 की प्राप्ति होगी, तो जो कि ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अभाज्य संख्या का व्यापक रूप 6 के ±1 होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग अगले क्लास में अभाज्य संख्या के आगे की संख्याओं के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए तथा उससे संबंधित जो भी कुछ रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती है, उसे हमेशा मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे साथ तथा चैनल के साथ जरूर जुड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।